सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलम्स एंड थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉलम्स के बारे में। तो कॉलम क्या होता है? इट इज अ वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 90 डिग्री। तो कॉलम एक वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर होता है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ एक्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। तो स्ट्रट जो है इट इज आल्सो अ लोड कैरिंग मेंबर बट इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज लेस देन 90 डिग्री। तो स्ट्रट भी एक लोड कैरिंग मेंबर होता है लेकिन इसमें जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे फेलियर ऑफ कॉलम। जनरली अगर हम देखेंगे तीन टाइप्स के फेलियर जो है कॉलम में अकर होते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास जो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से अकर होता है, नेक्स्ट बकलिंग स्ट्रेसेस की वजह से जो अकर होता है, और थर्ड इसमें जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कंप्रेशन। दिस टाइप ऑफ फेलियर जनरली अकर्स इन शॉर्ट कॉलम्स। तो जो डायरेक्ट कंप्रेशन का फेलियर है इट जनरली अकर्स इन शॉर्ट कॉलम्स। स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर इज नोन एज क्रशिंग स्ट्रेस। जिस स्ट्रेस पे कॉलम फेल होता है दैट स्ट्रेस इज नोन एज क्रशिंग स्ट्रेस। तो क्रशिंग स्ट्रेस को अगर हमने फाइंड आउट करना होगा सिग्मा सी इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए, वेयर सिग्मा सी इज क्रशिंग स्ट्रेस, पी सी इज इक्वल टू क्रशिंग लोड एंड ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉलम। तो इन दैट केस स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ शॉर्ट कॉलम जो हमारे पास किसी बराबर होता है लेस देन 12। तो वी कैन से दैट कि हमारे पास डायरेक्ट कंप्रेशन जो है जनरली उन कॉलम्स में अकर होता है जिनका स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बकलिंग स्ट्रेसेस। इट जनरली अकर्स इन लॉन्ग कॉलम्स। बकलिंग जो है जनरली लॉन्ग कॉलम्स में अकर होती है। इन दैट केस लोड एट विच कॉलम जस्ट स्टार्ट्स बकलिंग इज नोन एज बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड और क्रिटिकल लोड। तो जिस लोड पे कॉलम जो है बकल होना स्टार्ट होता है उस लोड को हम क्या कहते हैं? बकलिंग लोड कहते हैं, क्रिपलिंग लोड कहते हैं या क्रिटिकल लोड कहते हैं। नेक्स्ट इसमें रहता है हमारे पास बकलिंग लोड फॉर लॉन्ग कॉलम्स ऑलवेज लेस देन बकलिंग लोड फॉर शॉर्ट कॉलम्स। तो जो बकलिंग लोड होता है लॉन्ग कॉलम्स के लिए वो लेस देन होता है बकलिंग लोड फॉर शॉर्ट कॉलम्स। बेंडिंग स्ट्रेस एट सेंटर ऑफ कॉलम सिग्मा बी इज इक्वल टू पी इंटू ए अपॉन जेड, वेयर पी इज लोड, ई सेंट्रिसिटी और जेड सेक्शन मॉडुलस। अगर हमें यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा इट इज नोटेड बाई सिग्मा नॉट इट इज इक्वल टू डायरेक्ट लोड अपॉन सिंपल एरिया। नेक्स्ट वन स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा बी प्लस सिग्मा नॉट। सिग्मा बी हो गया बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा नॉट हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस। तो मिनिमम स्ट्रेस हो गया सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी। तो बकलिंग विल अकर व्हेन सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी विल बी ग्रेटर देन सिग्मा सी। तो बकलिंग कॉलम में कब अकर होगी? जब जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो एक्सीड हो जाएगा क्रशिंग स्ट्रेस से। अब बकलिंग स्ट्रेस जनरली किन कॉलम्स में अकर होता है? जिनका स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 होता है। सो थर्ड टाइप ऑफ फेलियर इसमें जाता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इट जनरली अकर्स इन मीडियम कॉलम्स। अब देखो जो डायरेक्ट कंप्रेशन फेलियर है वो जनरली शॉर्ट कॉलम्स में अकर होता है। बकलिंग जो फेलियर है वो जनरली लॉन्ग कॉलम्स में अकर होता है। अब मीडियम कॉलम्स में डायरेक्ट कंप्रेशन भी अकर होगा और बकलिंग भी अकर होगी। बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग स्ट्रेसेस डिस्ट्रॉय द कॉलम। तो इस केस में बकलिंग की वजह से भी कॉलम डिस्ट्रॉय होता है और क्रशिंग की वजह से भी कॉलम डिस्ट्रॉय होता है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं assumptions इन यूलर्स कॉलम थ्योरी। अब यूलर्स कॉलम थ्योरी की assumptions क्या क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट assumption इसमें आती है कि इनिशियली कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट। कॉलम जो है परफेक्टली स्ट्रेट है, लोड जो है उसमें एक्सिली अप्लाइड होता है, क्रॉस सेक्शन जो है इसका यूनिफॉर्म है, कॉलम जो है होमोजेनियस है एंड इट ओबेज हुक्स लॉ। सेल्फ वेट जो है हम कॉलम का निग्लेक्ट करते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो है हमेशा लेस देन होते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस से। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे यूलर्स फार्मूला फॉर कॉलम्स। Such type of formulas are applicable for long columns only। इन फॉर्मूलाज को हम सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स के लिए ही यूज कर सकते हैं लोड को कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉलम्स में अगर हम देखेंगे जनरली चार मेन एंड कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास बोथ द एंड्स आर हिंज्ड। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास वन एंड इज फिक्स्ड अदर इज फ्री। थर्ड इसमें जाती है हमारे पास वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड। फोर्थ इसमें जाती है हमारे पास बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। तो इन फॉर्मुलाज को लर्न करने के लिए आपको मैं एक सिंपल ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ तो आपको क्या करना है, एक जनरल फॉर्मुला याद रखना, उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, हर एंड कंडीशन के लिए उस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा आपने कैसे क्या करना है। अगर आप लोड को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल लेंथ का यूज करना चाहते हो तब आपको हर एंड कंडीशन के लिए अलग फॉर्मुला याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इफेक्टिव लेंथ का यूज करोगे तब आपको एक ही जनरल फॉर्मुला याद करना है। फिर आपने क्या करना है, सिर्फ इफेक्टिव लेंथ को याद रखना है कि किस केस में इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। तो उसी के बेस पे आप क्या कर सकते हो, उस सिंगल फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हर एंड कंडीशन के लिए कॉलम का लोड जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है व्हेन बोथ द एंड्स आर हिंज्ड। सो जब कॉलम के दोनों एंड्स हिंज्ड होंगे उस केस में एक्चुअल लेंथ में लोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, और इफेक्टिव लेंथ के केस में हमारे पास है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो एल के बराबर ही होती है, मतलब एक्चुअल लेंथ के बराबर ही होती है। सेकंड कंडीशन इसमें जाती है हमारे पास वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। एक्चुअल लेंथ के केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर। और इफेक्टिव लेंथ अगर आप यूज करोगे तो आपके पास सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे एल की जगह
एल इफेक्टिव का यूज करना है, और एल इफेक्टिव इस केस में कैसे निकलेगा, वो 2l के बराबर हो जाएगा, मतलब जो आपकी एक्चुअल लेंथ है उसको डबल कर देना है। थर्ड केस है हमारे पास यहाँ पे, इफ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, तो इस केस में एक्चुअल लेंथ के लिए 2π² EI अपॉन l स्क्वायर, तो इफेक्टिव लेंथ के केस में फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, कोई भी फॉर्मूले में चेंजेस नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एल की जगह एल इफेक्टिव आपने यूज करना हो, और एल इफेक्टिव इस केस में कैसे निकलेगा, l/√2। तो फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन जो इसमें आ जाती है, व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, जब कॉलम के दोनों एंड्स फिक्स्ड होंगे। एक्चुअल लेंथ के केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4π² EI अपॉन l स्क्वायर, इफेक्टिव लेंथ के केस में आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे आपने क्या करना है, एल की जगह एल इफेक्टिव को यूज करना है इस केस में, और एल इफेक्टिव यहाँ पे कैसे निकलेगा, l/2। सो सबसे बेस्ट और सिंपल ट्रिक इन फॉर्मूलाज को याद करने की यही है कि आप सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला याद रखो जो एल इफेक्टिव के केस में यूज होगा, π² EI अपॉन l स्क्वायर, और सिर्फ आप इतना याद रखोगे तो किस केस में एल इफेक्टिव को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक ही फॉर्मूला आपको इससे याद रखना पड़ेगा। तो अगर आप एक्चुअल लेंथ के केस में याद रखोगे तो आपको हर कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चूज करते हो। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रैनकाइन फॉर्मूला से हम लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट कॉलम। अब देखो जो हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला था, इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम, बट रैनकाइन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट कॉलम। तो इस केस में हम लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू कैपिटल A अपॉन 1 प्लस स्मॉल a एल इफेक्टिव अपॉन K का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा C क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस है, A हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, A हो गया हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, LE हो गया जो इफेक्टिव लेंथ है, और K हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू जो है अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है, तो यहाँ पे अगर आपके पास रॉट आयरन होगा, रॉट आयरन के केस में A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9000। तो रॉट आयरन के केस में सिग्मा C की वैल्यू कितनी होती है, 250 Nm/m²। अगर हमारे पास मटेरियल कास्ट आयरन है, मतलब ये डिपेंड करता है किस टाइप के मटेरियल को हम यूज करेंगे कॉलम को बनाने के लिए। तो अगर हम कास्ट आयरन को यूज करेंगे तो सिग्मा C की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे 550 Nm/m², और A की वैल्यू होगी हमारे पास 1/1600। तो माइल्ड स्टील के केस में इसकी वैल्यू होगी 320 और A की वैल्यू होगी 1/7500। तो टिम्बर के केस में सिग्मा C की वैल्यू होगी 50 Nm/m² और A की वैल्यू होगी 1/750। तो रॉट आयरन के केस में जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो 3 लेते हैं, कास्ट आयरन के केस में भी 3 लेते हैं, माइल्ड स्टील के केस में हम 5 लेते हैं, और टिम्बर के केस में 6 लेते हैं। तो ये अलग अलग वैल्यूज पुट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लोड कैरिंग कैपेसिटी कॉलम की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला। इट इज जनरली यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल डिजाइनिंग। अब देखो हमारे पास जो यूलर्स फॉर्मूला है, रैनकाइंस फॉर्मूला है, ये जनरली थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज हैं, मतलब इनको हम सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल अगर हमने कॉलम का डिजाइन करना होगा प्रैक्टिकल डिजाइनिंग के केस में हम स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू A माइनस N इंटू एल इफेक्टिव अपॉन K इंटू A। हमारे पास यहाँ पे n क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यूज कांस्टेंट दी हुई थी, तो वैसे ही इस n की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कौन सा टाइप का मटेरियल हम यूज करेंगे कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास जॉनसन्स पैराबोलिक फार्मूला। दिस फार्मूला इज मच सिमिलर टू दिस फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे n कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम r को यूज करेंगे। फार्मूला बाकी सेम है, P इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू कैपिटल A माइनस R इंटू एल इफेक्टिव अपॉन K होल मल्टीप्लाइड A, वेयर R इज इक्वल टू सिग्मा C का स्क्वायर अपॉन 4π² E स्क्वायर। तो हम यहाँ से R को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिग्मा C की वैल्यू आपको पता है अलग अलग मटेरियल्स के लिए, अभी आपको मैंने बताई यहाँ पे सिग्मा C की वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए क्या है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम क्या कर सकते हैं, R को फाइंड आउट कर सकते हैं। एल इफेक्टिव अपॉन K हो गया स्लेंडरनेस रेशो, और K हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट ऑफ I अपॉन A, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। सो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे फॉर्मूला बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर माइल्ड स्टील। अब इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने स्पेशली माइल्ड स्टील के केस में एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि जब हम माइल्ड स्टील को यूज करेंगे कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस केस में हम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दैट केस सिग्मा C इज इक्वल टू सिग्मा C डैश इंटू सिग्मा Y अपॉन M 1 प्लस 0.20 sec एल इफेक्टिव अपॉन K MP C डैश अपॉन 4E। तो इसको हम कब यूज करते हैं, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल जब हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो जो होगा 0 और 160 के बीच में होगा, तब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो जब हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो ग्रेटर देन और इक्वल टू 160 होगा, तो देन वी विल यूज सिग्मा C इज इक्वल टू सिग्मा C डैश 1.2 माइनस एल। सो यहाँ पे सिग्मा Y है गारंटेड मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू इंडियन स्टैंडर्ड ने फिक्स रखी हुई है 260 Nm/mm²। सिग्मा C डैश हमारे पास क्या है, सिग्मा मैक्स के बराबर है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P अपॉन A प्लस P इंटू E sec L effective upon 2 into root of P upon EI. It is used in case of eccentric loading condition and this formula is also known as second formula. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो सिग्मा मैक्स है इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कॉलम में एसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन होगी, मतलब एसेंट्रिक लोड कॉलम में अप्लाई हो रहा होगा। तो
तब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं सिग्मा सी डैश या सिग्मा मैक्स को फाइंड आउट करने के लिए। इस फॉर्मूले को हम सेकंड फॉर्मूला भी कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और एम हमारे पास यहाँ पे क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड इट इज टेकन एज 1.68। तो बाय यूजिंग दीज वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम बाय यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर माइल्ड स्टील। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स। अब आपको पता है कि फ्लूइड को और गैसेस को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी जनरली यूज सिलेंड्रिकल पाइप्स। अब वो फ्लूइड जब हम कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट कॉजेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर्स। इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे तो उस फ्लूइड को कैरी करने से उन सिलेंड्रिकल पाइप्स में क्या क्या प्रॉब्लम अकर होती है। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास, इफ द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज लेस देन 1/15 to 1/20 ऑफ DI, वेयर DI इज इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, देन द सिलेंडर इज नोन एज थिन सिलेंडर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो तब हम कह सकते हैं हमारे पास जो है सिलेंडर है थिन सिलेंडर है। अगर थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल जो है इससे ज्यादा होगी, 1/15 से लेकर 1/20 ऑफ DI से ज्यादा होगी, या D/T का रेशियो जो है 1/20 से ज्यादा होगा, तो देन द सिलेंडर्स आर टर्म्ड एज थिक सिलेंडर्स। इन दैट केस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म ओवर द वॉल थिकनेस। तो इनमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंड्रिकल वेसल सब्जेक्ट टू इंटरनल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर की वजह से कितने टाइप्स के स्ट्रेस जो है जनरेट होते हैं सिलेंड्रिकल पाइप्स में। तो जनरली दो टाइप्स के स्ट्रेस जो है उसमें जनरेट होते हैं, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस आल्सो नोन एज हूप स्ट्रेस, एंड द सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बोथ आर टेंसाइल स्ट्रेस। ये दोनों जो है टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस बिकॉज दे एक्ट ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज नोटेड बाय सिग्मा 1 इट इज इक्वल टू PD अपॉन 2T। इट एक्ट्स अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस है उसके अलॉन्ग ये एक्ट करता है, वेयर P इज इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, D इज इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, एंड T इज थिकनेस ऑफ सिलेंडर। द सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इट एक्ट्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो ये अलॉन्ग लेंथ ऑफ सिलेंडर पे एक्ट करता है। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा 2 इट इज इक्वल टू PD अपॉन 4T। तो अगर हम यहाँ से सिग्मा 2 को फर्दर सॉल्व करें, सिग्मा 2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ PD अपॉन 2T इंटू 1 अपॉन 2। तो PD अपॉन 2T हमारे पास किसके बराबर है, सिग्मा 1 के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2। तो वी कैन से डेट कि सिग्मा 2 जो है इट इज द हाफ ऑफ सिग्मा 1। तो इट मीन्स दैट द हूप स्ट्रेस इज इक्वल टू डबल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और वी कैन से डेट कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज द हाफ ऑफ हूप स्ट्रेस। तो हूप स्ट्रेस शुड बी लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस। तो हूप स्ट्रेस जो है परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो इट विल कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द थिन वॉल्स ऑफ द सिलेंडर्स। तो यहाँ से अगर हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज नोटेड बाय टॉ मैक्स इट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, तो इट इज इक्वल टू PD अपॉन 80। तो by using this formula we can find out the value of maximum shear stress. If the maximum permissible stress in the material is given, then it should be taken as sigma 1. So this point is also important from examination point of view. अगर हमारे पास maximum permissible stress की वैल्यू दी हुई है तो maximum permissible stress की वैल्यू को ही हम क्या मानेंगे, circumferential stress या hope stress कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट मींस सिलेंड्रिकल वेसल्स लाइक शेल्स, कंप्रेस्ड एयर रिसीवर एटसेट्रा हैव टू टाइप्स ऑफ जॉइंट, दैट इज सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। अब देखो हमारे पास जो भी है सिलेंड्रिकल वेसल्स लाइक शेल्स हो गए, कंप्रेस्ड एयर रिसीवर हो गया एटसेट्रा, इनमें जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स लीक प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें लीकेज वगैरह अगर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस एरिया होगा अगेंस्ट इंटरनल फ्लूइड प्रेशर वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जब एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो स्ट्रेस की वैल्यू जो है ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस होता ही लोड अपन एरिया है। तो एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी वजह से स्ट्रेस की वैल्यू कम आ सकती है। तो जितना रेजिस्टिंग एरिया कम हो जाएगा तो स्ट्रेस की वैल्यू जो है एक्सीड हो जाएगी। तो जब स्ट्रेस की वैल्यू एक्सीड हो जाएगी तो इट विल कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द थिन वॉल्स ऑफ द सिलेंडर्स। तो दैट्स व्हाई द रेजिस्टिंग एरिया शुड बी हाई एज मच एज पॉसिबल। तो वो किसकी वजह से आ सकता है, जब एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट जो होगी वो हाई होगी। एफिशिएंसी ऑफ सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू PD अपॉन 2T इंटू नीटा C, तो वेयर एफिशिएंसी इज इक्वल टू PD अपॉन 2T इंटू सिग्मा 1। तो ये सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट के केस में एफिशिएंसी को हम इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट करते हैं। एंड एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू PT अपॉन 4T नीटा L इज इक्वल टू PD अपॉन 4T सिग्मा 2। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑन द डायमेंशंस ऑफ थिन सिलेंडर। इंटरनल प्रेशर का जो थिन वॉल्स होती है सिलेंडर की उन पे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जो अकर होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन कैपिटल E माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन कैपिटल E। यहाँ पे अगर हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा PD अपॉन 2TE 1 माइनस म्यू अपॉन 2, वेयर म्यू इज पॉइजन रेशो। अब इंटरनल प्रेशर की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी अकर होगा, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज नोटेड बाय E2 इट इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन कैपिटल E माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन कैपिटल E। तो
सिग्मा 2 और सिग्मा 1 की वैल्यू पुट करके हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा PD/2TE 1/2 माइनस म्यू। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे है 1 माइनस म्यू/2 और यहाँ पे है 1/2 माइनस म्यू। तो चेंज इन डायमीटर अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा डी इज इक्वल टू PD² 1 माइनस म्यू/2। और चेंज इन लेंथ अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना होगा तो वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास PDL/2TE 1/2 माइनस म्यू। तो यहाँ पे सिर्फ D² और यहाँ पे L है, इतना ही डिफरेंस है इनमें। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू डेल्टा V/V, इट इज इक्वल टू PD/2TE 5/2 माइनस 2 म्यू। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वायर विंग ऑफ थिन सिलेंडर। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वायर विंग ऑफ थिन सिलेंडर का मतलब क्या होता है? अब देखो, इंटरनल प्रेशर की वजह से सिलेंड्रिकल वेसल्स में हाई स्ट्रेसेस जो है जनरेट होता है, जैसे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हो गया, हूप स्ट्रेस हो गया, एटसेट्रा। तो इन स्ट्रेसेस के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिलेंड्रिकल वेसल होता है, सिलेंड्रिकल पाइप्स जो होती है, उनके बाहर से जो है वायर को बॉन्ड कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रेसेस का इफेक्ट है लिटिल बिट रिड्यूस हो जाता है। वायर विंग ऑफ थिन सिलेंडर हम किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज द प्रेशर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंड्रिकल पाइप्स है उनकी प्रेशर कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, एंड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्रस्टिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और जो चांसेस ऑफ ब्रस्टिंग ऑफ पाइप होंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, उसको भी रिड्यूस करना। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिग्मा C इज इक्वल टू पाई इंटू DW/40 इंटू सिग्मा W। तो वेयर सिग्मा C इज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्सर्टेड बाय वायर। जो वायर हम सिलेंड्रिकल वेसल्स के बाहर से वाउंड करेंगे उसकी वजह से भी पाइप में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। और सिग्मा W हमारे पास यहाँ पे क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस इन वायर। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन इन द पाइप इज आल्सो इक्वल टू द स्ट्रेन इन द स्टील वायर। सो जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन पाइप में होगा, इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन इन द स्टील वायर। सो अभी तक हमने डिस्कस किया थिन सिलेंड्रिकल वेसल्स के केस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे थिन स्पेरिकल शेल्स होंगे, तो उस केस में हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन दैट केस हूप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 इज इक्वल टू PD/40 एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विल आल्सो बी इक्वल टू PD/40। इट इज राइट एंगल विद द सिग्मा 1। और जो सिग्मा 2 होता है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सिग्मा 1। इस केस में दोनों स्ट्रेसेस की वैल्यू सेम होगी। हूप स्ट्रेस की वैल्यू भी PD/40 और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू भी PD/40 ही है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ थिन स्पेरिकल शेल ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर की वजह से थिन स्पेरिकल शेल में क्या क्या चेंजेस आती है। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा 1/E माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1/E। जब हम यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू को पुट कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू PD/40E 1 माइनस म्यू। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम स्मॉल dV/V से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू 3 PD/4TE 1 माइनस म्यू। सो नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें जाता है हमारे पास रोटेशनल स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर्स। तो जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर जो है रोटेशनल स्ट्रेसेस काज करेगा थिन सिलेंड्रिकल वेसल्स में, तो उनको उस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू रो इंटू आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, वेयर आर इज मीन रेडियस ऑफ सिलेंडर, रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड ऑफ द सिलेंडर। सो ड्यू टू रोटेशनल स्ट्रेसेस सर्कमफ्रेंशियल और हूप स्ट्रेसेस विल प्रोड्यूस इन अ सिलेंडर। सो ये जो रोटेशनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होंगे सिलेंड्रिकल थिन सिलेंड्रिकल वेसल्स में, इसकी वजह से सर्कमफ्रेंशियल और हूप स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे सिलेंडर में। दिस फार्मूला कैन आल्सो बी यूज फॉर रिम टाइप फ्लाईव्हील्स। तो इस फार्मूले को हम रिम टाइप फ्लाईव्हील्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है व्हेन द ट्रांसवर्स लोड्स एक्ट्स ऑन द कॉलम देन इट इज टर्म्ड एज बीम कॉलम। तो जब कॉलम्स पे ट्रांसवर्स लोड्स एक्ट करता है तो देन द कॉलम इज टर्म्ड एज बीम कॉलम, तब हम उसको बीम कॉलम कहते हैं। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास हूप स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। तो जितना फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज होगा हूप स्ट्रेस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो अगर फ्लूइड प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हूप स्ट्रेस की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, वेयर टाउ इज शियर स्ट्रेस। तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है। तो टाउ मैक्स को यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1/2 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो लास्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास यूनिफॉर्म टॉर्शन क्या होता है। So uniform torsion means when only a fixed torque acts on a particular cross section and there is no other shear loading or any other torque acting throughout the length of the bar। जब एक particular length of bar पे एक fixed torque act करेगा
ओवर इट्स होल क्रॉस सेक्शन एंड देयर इज नो अदर शेयर लोडिंग और एनी अदर टार्क। उस फिक्स टार्क के अलावा कोई और शेयर लोडिंग या किसी भी टाइप का लोड उस पर एक्ट नहीं करेगा। एंड द टॉर्शन इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म टॉर्शन। ऑब्वियस सी बात है कि फिक्स टॉर्क होगा तो फिक्स टॉर्क की वजह से जो टॉर्शन उसमें प्रोड्यूस होगी तो वो यूनिफॉर्म ही होगी। तो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म टॉर्शन। सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कॉलम्स एंड थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स। आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ